जोहार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखरा पर। अखरा चैनल अब तक तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट वगैरह की बातचीत करता रहा है, लेकिन अब झारखंड माध्यमिक शिक्षक के खोटा सिलेबस पर बातचीत करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर है। सर्वप्रथम सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें YouTube चैनल को। साथ में ही अगर बाकी लोगों तक बातचीत नहीं पहुंची है तो लोगों तक शेयर भी करें और कमेंट करें। यहां पर हम और आप जुड़ सकेंगे। कमेंट में ही बताइए कि हाँ, आपको कैसी लग रही है पढ़ाई और बाकी अन्य बातें जो भी आप कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्षमा मांग लेता हूं, माफी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि ये क्लास पहले शुरू होनी होनी थी। तबीयत खराब होने की वजह से ये देर से शुरू हो रही है, पर हाँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से मैं भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। समय समय पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हम जिस पर बातचीत करेंगे आज वो है खोटा कहानी हेराई लहासी। और इनके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं पंचम महतो जी। जिस कहानी संग्रह से ये कहानी उठाई गई है उस कहानी संग्रह का नाम है फरीच डहर। ठीक है। तो फरीच डहर के बारे में बातचीत करेंगे, उससे पहले जो कुछ जरूरी चीजें हैं जैसे लेखक का परिचय और अन्य चीजें, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेखक का नाम पंचम महतो। जन्म स्थान जो है, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये गलत लिखा हुआ है, चूंकि ये कोठा में जिस तरीके से पुस्तक में लिखी हुई थी वही चीज स्पेलिंग मैंने वही रखा है। तो हाँ, इनका जो जन्म स्थान है वो माराफारी है, माराफारी या तो माराफारी, जो बोकारो में है। जन्म जो इनका हुआ वो बसंत पंचमी के दिन 28 जनवरी 1949 को हुआ। मुझे लगता है कि चूंकि बसंत पंचमी के दिन हुआ, इसी वजह से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इनका नाम पंचम पड़ा होगा। इनकी माता का नाम झूला देवी और पिताजी का नाम गजाधर महतो। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, तो स्वर्गीय झूला देवी और स्वर्गीय गजाधर महतो। पढ़ाई लिखाई जो इनकी हुई और प्री यूनिवर्सिटी जो हुई, आईटीआई और आईटीआई किए हुए हैं। साथ में ही इनकी जो रुचि है वो पर्यटन में है ना, साहित्य अध्ययन में है और समाज सेवा में है। एक लेखक के साहित्यिक कर्म पर या तो साहित्यिक लेखन पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। तो गद्य और पद्य, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो गद्य और पद्य दोनों विधा में ये हिंदी और खोटा दोनों में लेखन कर रहे हैं। खोटा पत्रिका जो लुवाठी है, तितकी, सहिया और इंजोर में खोटा रचनाएं इनकी छप चुकी है। जो फरिच डहर है इनकी पहली किताब है ना? तो पहली किताब फरिच डहर है। ये कहानी संग्रह है जिसको कहानी गोछ भी कह रहे हैं। ठीक है। फरिच डहर। आगे बढ़ते हुए, अच्छा, फरिच फरिच डहर का मतलब यही हुआ कि साफ रास्ता, है ना? फरिच डहर मतलब, फरिच का मतलब साफ और डहर का मतलब रास्ता। तो आइए देखेंगे इसी क्रम में हम लोग कि ये इस पुस्तक का नाम फरिच डहर क्यों पड़ा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी वैसे वैसे आपको चीजें स्पष्ट होती जाएगी। इनके जब आप पुस्तक खोलेंगे तो सबसे पहले पेज पे आपको, पहले या द्वितीय पेज पे ऐसा ही है, तो आपको प्रथम संस्करण के प्रकाशक की ओर से एक मैसेज मिलेगा, एक संदेश है। और चूंकि बहुत लंबा है लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण चीज है उसको मैंने छाट रखा है। और इसमें से जो है तो इनखर, पहले देख लेते हैं हम लोग कि प्रकाशक का नाम पहले देख लेते हैं। प्रथम प्रकाशक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश फूटी है ना? इनका ये संपादक हैं लुवाठी पत्रिका के और खोटा साहित्य संस्कृति पत्रिका के सचिव हैं वालिडी खोटा कमेटी के। ठीक है। साथ में ही अब चूंकि ये इनके
ये जो इनके संपादक हैं, लोहाटी पत्रिका के संपादक हैं और यही प्रकाशक हैं। कोठा साहित्य संस्कृति जो पत्रिका है, इस यही इनका प्रकाशक है, प्रथम प्रकाशक। देखिए, तो आगे बढ़ते हुए जब आप इस पुस्तक को खोलेंगे तो इसके पहले या दूसरे पन्ने में ही आपको प्रथम संस्करण के प्रकाशक की ओर से एक मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा। तो बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, लेकिन उसमें से कुछ जरूरी चीजें जो मुझे लगी उसको मैंने छाट रखा है। पहले प्रथम संस्करण के जो प्रकाशक हैं उनका नाम जान लेते हैं। वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी हैं। ये संपादक हैं लोहाटी पत्रिका के, साथ ही सचिव हैं बालीडी खोटा कमेटी के। खोटा साहित्य संस्कृति पत्रिका जो है ये प्रथम प्रकाशक रहा। इस प्रथम संस्करण के प्रथम प्रथम प्रकाशक। अब देखते हैं इनमें जो जो महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने अपने संदेश में। तो इनखर भीतर मतलब पंचम महतो जी के लेखनी में, पंचम महतो जी के लेखनी में ग्रहणशीलता और सफल उदातीकरण के लेखकीय गुण मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है इनकी। आकाश खूटी ने कहा है, गिरधर गोस्वामी आकाश खूटी जी ने क्या कहा है कि इनके भीतर ग्रहणशीलता और सफल उदातीकरण के गुण मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या कहा। चूंकि खोठा में आलोचनात्मक पुस्तकें बहुत कम है, तो संभवतः ये भूमिका और अन्य चीजें जो संदेश वगैरह है उन्हीं उसी को उससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये सारी चीजें, एक बात जो ऊपर थी वो महत्वपूर्ण थी। तो अगर प्रथम प्रकाशक, अब जो पुस्तक है वो द्वितीय संस्करण है और प्रथम संस्करण के प्रथम प्रकाशक के बारे में आपको जानकारी है, तो अब द्वितीय संस्करण के द्वितीय प्रकाशक या तो अब जो प्रकाशक हैं उनके बारे में भी जानकारी चाहिए ही आपको। तो जो द्वितीय प्रकाशक हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। जो द्वितीय प्रकाशक है या तो द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशक है या तो नया प्रकाशक जो है पूछा जा सकता है, वो है पृथ्वी प्रकाशन। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली से पुस्तक छपी और प्रकाशक का नाम पृथ्वी प्रकाशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जब आप इसमें जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक की भूमिका जो लिखी है वो शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अध्यक्ष हैं खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के। ये याद रखें या ना रखें, लेकिन याद रखिएगा कि भूमिका शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखी है। इन्होंने जो भूमिका लिखी है उसमें से जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये रचनाएं, पंचम महतो जी की रचनाएं प्रगतिशील जुगे प्रगतिशील रचना, इनकी कहानियों को, इनकी रचनाओं को शिवनाथ प्रामाणिक जी ने प्रगतिशील कहा है कि प्रगतिशील युग का प्रगतिशील रचना है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के मिथक नहीं है। जो आवश्यक चीजें हैं वही है, समाज से संबंधित चीजें हैं। ये रचनाएं प्रगतिशील रचना है, कल होगा कि लोगों की प्रेरणा बनेगी। तो बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील युग एक प्रगतिशील रचना है ना। आगे बढ़ते हैं। तो प्रहलाद चंद्र दास जी ने अपना संदेश लिखा है और उस संदेश का जो विषय बनाया है, जिसको टॉपिक दिया है, उसको कहा है आंख खोलवा कहानी, है ना। तो प्रहलाद चंद्र दास जी ने इनकी कहानियों को आंख खोलवा कहानी कहा है। साथ में ही उन्होंने कहा है कि हिंदी में जिसे जनवादी व मानववादी नाम से जाना जाता है, उसी तरह से इनकी रचनाएं भी जनवादी व मानववादी है। क्योंकि ये सारी बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे लगता है कि संभवतः आ सकता है, इसलिए मैं पहले ही बातचीत कर ले रहा हूं। हम लोग कहानी पे तुरंत थोड़ी देर पर ही आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जिसे हिंदी में जनवादी व मानववादी कहा जाता है। जनवादी मतलब जो जन की बात करने वाले रचनाएं होती है, मानववादी
मतलब जो मानव की बात करने वाली रचनाएं होती है। जनवादी का अर्थ यह हुआ कि समाज के बहुसंख्यक लोगों की जो बातचीत करता है, समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों की बातचीत जो रचनाएं करती है, वैसी रचनाएं जनवादी होती हैं और मानववादी होती हैं। ठीक है, तो इनकी कहानी हिंदी में जिसे जनवादी कहा जाता है, मानववादी कहा जाता है, उसी तरीके से इनकी कहानियां भी क्या है, जनवादी और मानववादी। ठीक है, बाकी और महत्वपूर्ण अभी मुझे नहीं लगी है। अब अपनी बात कहते हुए पंचम महतो जी कहते हैं कि झारखंड का आदिवासी और सदानी समाज के भीतर, है ना, बहुत भीतर जाके देखने, बहुत गहन तरीके से, महीन तरीके से देखने की आवश्यकता है कि जहां पर झारखंड के आदिवासी और सदानी समाज के बहुत ज्यादा भीतर जाकर देखने की आवश्यकता है, जहां पर अनेक तरह के बेकार रीति रिवाज और चाल चलन, मतलब कुकुरमुत्ते की तरह फैल गए हैं। उसको आवश्यक है, यहां पर लिखते हैं, एखुन भेंडरी रकम पसर ले जा रहा है। मतलब जिस तरीके कुकुरमुत्ते की तरह अनावश्यक, है ना, झाड़ पात की तरह, बिना जिस वो घास जो हम लोग के खेत में नहीं हो जाता अनावश्यक, उस तरीके से, तो इस तरीके से फैलता जा रहा है। और उसे क्या आवश्यकता है, इसी तरीके से जिस, अच्छा वो बताते ये भी हैं कि किस तरह की समस्याएं, जैसे डाइन भूत, टोना टोटका, झाड़ फूक, है ना, पाठा पशु, पन दहेज, बेटा बेटी फर्क, और इसी तरीके से तमाम तरह की समस्याएं जो है वो झारखंड के आदिवासी और सदानी समाज के भीतर फैल रहा है। साथ में ही ये जो, जिसकी वजह से जो समाज की प्रगति का रास्ता है वो क्या हो रहा है, साकट हो रहा है, संकीर्ण हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, चौड़ा होना चाहिए था, वो पतला हो रहा है। समाज की प्रगति में बाधा बन रही है ये समस्याएं। इससे, है ना, इसी समाज, बिगड़े हुए समाज, मोराइल समाज, मतलब बिगड़े हुए समाज में थोड़ा बहुत मैं साफ रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूं, या तो उसी चेष्टा में, मतलब उसी साफ रास्ते की खोज की कोशिश में मैंने ये लेखनी की है, ये रचनाएं लिखी है। तो अब आपको समझ में आया गया होगा कि फरीच डहर कहानी की इस संग्रह का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता क्या है। और इन्होंने कहा है कि ये कहानी माय माटी, मानुष और मातृभाषा की सेवा में समर्पित है। आगे लिखते हैं कि यदि ये रचना, है ना, घोर अंधेरी रात में भगजोगनी की भांति, जुगनू की भांति, है ना, जुगनू की भांति भी यदि थोड़ी भी थोड़ी भी रोशनी दिखाती है, रास्ता दिखाती है, तो अपने आप को मैं धन्य मानूंगा। ये उनकी उदारता ही है। देखिए कैसे लेखक अपनी बात को, अपने आप को, अपनी रचना को समाज के प्रति समर्पित कर देता है ना। तो पंचम महातो जी की उदारता ही है, ये उनका बड़प्पन ही है। अब हम लोग जो चीजें, बातें, जो बातें थी वो की जा चुकी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सारी कहानियां हैं। यहाँ पर कहानियों की जो संख्या है, कई बार पूछता भी है, जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इस कहानी संग्रह में कहानियों की जो संख्या है वो 13 है ना, 13 है। कहानी संग्रह में संभवता ये है कि हमें कुछ ही कहानियां पढ़नी है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ये कहानियां जो है वो किस संग्रह में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो कहानी है, एक हेराइल हंसी है, उदासी है, बोड़ाई छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, और इसके आगे डाइन, फिर चटिया, मानान, मनक बेथा, भूत, पुनिया और दुखा। ठीक है, तो कुल जो कहानियों की संख्या है वो है 13। ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा इसे। 13 कहानियां हैं। कहानियों के नाम याद रख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान आ जाएगा कि आखिर किस कहानी संग्रह में कहानी है। अब हम लोग आते हैं इस कहानी संग्रह के पहले कहानी पर। कहानी का नाम है हेराइल हासी।
तो हेराल हास्य का मतलब क्या हुआ? हेराल हास्य मतलब खोई हुई हंसी। अंग्रेजी में कहिएगा तो द लॉस्ट लाफ्टर, है ना, द लॉस्ट लाफ्टर। ठीक है, जो हंसी खो गई है। ठीक है, अब देखिए पहली ही पंक्ति है, विमल बाबूक मनटा एखन ढेरे फरीच, है ना, विमल बाबू। तो पात्र पहला मिल जाता है आपको, विमल बाबू। तो विमल बाबू का मन जो है इस समय बहुत साफ है, बहुत दिनों के बाद। अब देखिए मैं एक एक लाइन, एक एक पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को मुख्य बातें जहां जहां पे मुझे लगेंगी वो मैं बता दिया करूंगा। मूलतः मैं हिंदी में ही बोलूंगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी चीजें आपको। ठीक है, तो इस समय विमल बाबू का मन जो है बहुत ज्यादा साफ है, बहुत दिनों के बाद जो है उनकी हंसी जो है ना, उनके फोगला मुंह लिखा हुआ है कि फोगला मुंह घूर आयल है ना, जो उनका मुंह फूला हुआ था, फूले हुए मुंह पे, निराश मुंह पे जो उनकी जो खोई हुई हंसी थी वो वापस आ गई है। यहाँ पे कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं, पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ वगैरह भी डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। ठीक है, तो जिंदगी जो जिन जीवन का इनका सुख था, उसमें वो जो रस था, जिंदगी के सुख का जो रस है, एक बार वापस से क्या हुआ है, उनके जीवन में बहने लगा है। और इस बुढ़ापे में, है ना, बुढ़ती काले जिंदगी के एगो ठेहाड़ मिल गेल है ना। तो जीवन के इस काल में जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको एक सहारा मिल गया है। क्या मिल गया है? सहारा मिल गया है। अब देखिए, तो हम लोग क्या हो गए ये देखिए, कहानी आपको पता चल रहा होगा कि कहानी अंत से शुरू हुआ है, कि विमल बाबू का मन जो है बहुत दिनों के बाद, ठीक है, साफ हो गया है। बहुत दिनों से उनकी जो खोई हुई हंसी थी, उनके मुरझाए हुए चेहरे पर वापस आ गई है। जीवन का सुख, जीवन का रस एक बार फिर से उनके जीवन में बहने लगा है। बुढ़ापे के समय में जीवन में एक सहारा मिल गया है। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़े दिन पहले वो अपने जीवन में बहुत निराश थे, एकदम उदास रहने लगे थे। इतना बड़ा बंगला, है ना, सामने एकदम खूब बड़ा बागान, सामने खूब बड़ा बागान है, उसमें इतने सारे सामान हैं, साज-बाज। तो ये सब किसके लिए है? इतना बड़ा बंगला, इतना सब कुछ सामान, इतना चकाचौंध, ये सब किसके लिए है? आखिर किस लिए है? ओसरा में जो है, मतलब बरामदे में जो आराम का कुर्सी है, वहीं पर बैठ-बैठ के वो क्या करते थे? भभाइत रहा हला, मतलब बोलते रहते थे, बकबकाते रहते थे, परेशान रहते थे। तो थोड़े दिन पहले वो अपने जीवन में क्या होते थे? बहुत निराश थे, एकदम उदास रहने लगे थे। इतने बड़े बंगले में सामने एकदम बहुत बड़ा बागान था, इतना सारा सामान, साज-बाज, ये सब किसके लिए? वो सवाल कर रहे थे। ये सब किसके लिए है? आखिर क्यों है ये सब? है ना? अपने बरामदे में आराम कुर्सी जो था, वहीं पर बैठ-बैठ कर वो क्या करते थे? बकबका रहते थे, मतलब भभाइत रहा हला, मतलब परेशान रहते थे, बोल-बोल रहते थे। ठीक है? अब देखिए, एगो समय हल, एक समय था, ठीक है? जन जखन इनकर चलती हलन, जिस समय इनकी चलती थी, जिस समय इनको मतलब इनका भी टाइम था अपना। एक समय था जिस समय इनकी चलती थी, है ना? जरा सी भी छुट्टी तनी निकास लिए फुर्सत ना मिल हल, मतलब जरा सी भी छुट्टी नहीं मिल पाती थी, जरा भी फुर्सत नहीं मिल पाता था इन्हें, मिल पाते थे उन्हें। ठीक है, आगे पीछे कितने लोग मुलाकात करने के लिए लाइन लगाए रहते थे, है ना? आखिर क्यों? क्योंकि एक बड़े ऑफिसर जो थे, तो विमल बाबू क्या थे? एक बड़े ऑफिसर थे। ठीक है, अभी तक यहाँ पर बातचीत हमारे जो पहुंची है, विमल बाबू के बारे में बातचीत हो रही है। विमल बाबू, बहुत दिनों के बाद उनके चेहरे पर खोई हुई हंसी वापस आ गई है। कुछ दिन पहले ही वो बहुत ज्यादा उदास रहते थे, अपने आराम कुर्सी में बैठकर बस बोल बोल रहते थे कि इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बगीचा और ये सारा साजो सामान किसके लिए है। ठीक है, एक समय था जिस समय इनका भी अपना चलती था, ये लोग मिलने के लिए परेशान रहते थे, लाइन लगाए हुए रहते थे, है ना? इनको जरा भी फुर्सत नहीं होती थी, जरा सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। और
क्यों क्यों फुर्सत नहीं थी? क्यों परेशान रहते थे लोग इससे मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए या लाइन लगाए रहते थे? क्योंकि ये एक बड़े ऑफिसर थे। ठीक है? अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। विमल बाबू के जन्म एगो गांवक किसान घर ही भेल हले। अब विमल बाबू के बचपन की बातचीत हो रही है। तो विमल बाबू का जो जन्म है वो एक किसान के घर हुआ था। बड़ी मेहनत से पढ़ल सुनल हला, बहुत मेहनत से ये पढ़ाई लिखाई किए और गांव से 4 कोस दूर पैदल स्कूल जाते थे। और उसमें भी क्या होता था कि जोरिया नाला जो है ना, वो नाला, जोरिया नाला में जब बारिश होती थी और पानी जो है भर जाता था जोरिया नाला में, तो वो क्या करते थे, घर वापस आ जाते थे। हाई स्कूल पास करने के बाद वो कहां पर आ गए, बर्दवान शहर आ गए, है ना। हाई स्कूल पास करने के बाद वो बर्दवान शहर में पढ़कर इंजीनियर बन गए। क्या बन गए, इंजीनियर बन गए। तो बड़ा अफसर क्या थे, वो इंजीनियर थे। कौन थे इंजीनियर, विमल बाबू। तो विमल बाबू के बारे में मुझे हम लोगों को अभी तक इतनी जानकारी मिली। अब देखते हैं आगे। उसके बाद हुआ क्या, कि तो रांची में उनकी नौकरी हो गई। पढ़ लिख कर वो बर्दवान में पढ़ लिख कर, और यहाँ बर्दवान शहर लिखा हुआ, बर्दवान शहर में ही ध्यान रखिएगा। तो बर्दवान शहर में पढ़ लिख कर वो इंजीनियर बन गए और रांची में उनकी नौकरी हो गई। और जो उनकी शादी थी, बचपन में ही उनके माँ बाप ने अपनी मर्जी से बहुत छोटे उम्र में उनकी शादी करवा दी, ब्याह करवा दिया। तो यहां पर लेखक लिखते हैं कि उस समय भी एक जमाना था कि उनकी शादी का उनके पढ़ाई लिखाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चली, शादी होने के बावजूद। ठीक है। अब उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने अपनी गृहिणी का जो फर्ज है, अपनी पत्नी का जो फर्ज है वो निभाया, उनके घर परिवार को अच्छे से चलाकर। ठीक है। अच्छे से उन्होंने अपनी पत्नी का, अपनी बहू का, अपनी पत्नी होने का, है ना, किसी की बहू होने का फर्ज निभाया, घर को अच्छे से चलाया, है ना। उनकी पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आई। वैसे तो आगे लेखक लिखते हैं, पंचम जी लिखते हैं, ऐसे तो विमल बाबू, देखिए, ऐसन तो विमल बाबू ईमानदार भल पुरुष से हला। मैंने जहां काम कर रहा वहां तनी हेठ ऊपर करे करो। तो इस कह रहे हैं लेखक कि जहां, कि वैसे तो विमल बाबू बहुत ईमानदार आदमी थे, है ना, लेकिन जहां पर काम करते हैं वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। मतलब देखिए इशारा कर रहे हैं किस ओर, है ना, पैसे की ओर, ईमानदारी और ऊपर हेठ। ठीक है, तनी हेठ ऊपर। तो संभवतः ये पूछा जा सकता है कहीं पर, है ना, कि तनी हेठ ऊपर से क्या अर्थ है। तो तनी तनी हेठ ऊपर करना पड़ता, मतलब ऊपर नीचे हो ही जाता था। वैसे तो ईमानदार ईमानदार आदमी थे। अब आगे लिखते हैं लेखक कि बांधे रह के मगर से बैर केले कैसे बचतला। बांध में रहकर मगरमच्छ से बैर करेंगे तो कैसे बचे थे, है ना। रोज के ऊपर आमदनी से जेब भरता रहता था, रोज के ऊपर आमदनी से जेब भरता रहता था। ऊपर से सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, माली, सब कुछ इनके पास भरा हुआ था, है ना। उस समय, है ना, उस समय उन पर ऊपर वाला और मेहरबान हुआ और उन्हें 2 बेटा मिले। तो उनके 2 बेटे हुए, उन्हें 2 बेटे मिले, मतलब 2 पुत्र की प्राप्ति हुई उनको। और लिखते हैं आगे लेखक कि साहेब का बच्चा, है ना, एकदम पूरा छरहर, है ना, पूरा पूरा एकदम क्या कहते हैं, तेज तरार। ठीक है। तो इसके बाद किसी इनके रांची में यहाँ नाम लिखवाया गया, है ना, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई, खर्चा वगैरह की कुछ समस्या नहीं थी, है ना। अब जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल हो सकते थे उन सभी स्कूलों में पढ़ाया इन लोगों को। और बड़का जो उनका बड़ा बेटा था, किनका, विमल बाबू का जो बड़ा बेटा था, वो रांची मिश्रा कॉलेज से इंजीनियरिंग पास करके और उनको नौकरी भी मिल गई। तो बड़े बेटे की नौकरी हो गई। बड़ा बेटा कहाँ से पढ़ा था, रांची मिश्रा कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उनका जो पोस्ट, उनकी जो पोस्टिंग है
वो कहाँ हुआ? पूना शहर में हो गया। तो इंजीनियर, बड़ा बेटा भी इंजीनियर बन गया, कहाँ से पढ़ के? रांची मिश्रा कॉलेज से, और पूना शहर में उनकी नौकरी हो गई। उन उनकी जो शादी है ना, पटना शहर के एक बड़े ऑफिसर की बेटी से कर दी गई, है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ऑफिसर एक पढ़ल बेटी संग, है ना। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बारीक चीजें भी ध्यान रखते हैं ये, कि पढ़ल बेटी से। ऐसा नहीं कि नौकरी करते हैं तो आजकल देखिए कैसा सोच विचार है लोगों में, कि लड़का नौकरी करता है लेकिन उनको लड़की चाहिए कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, है ना, ज्यादा नियम कानून ना बताते रहे हम उनको, ज्यादा अपने स्वतंत्रता की बात ना करें। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं कि उनकी शादी, अपने बड़े बेटे की शादी जो है वो अ, पटना के एक बड़े ऑफिसर, पटना में उनकी शादी हो गई और एक बड़े ऑफिसर के पढ़ी लिखी बेटी के संग कर दी गई शादी। ठीक है, दहेज में, अब भाई अफसर का बेटा अफसर की बेटी शादी कर रहा था दहेज में, दहेज में मोटर कार, रंगीन टीवी, फ्रिज, सोफा, पलंग, अलमारी और ना जाने कितने सामान मिले, है ना। और वो क्या किए, उनका बड़ा बेटा जो है सब लेकर पूना चले गए। तो यहां तक बड़े बेटे की कहानी भी खत्म हो गई, है ना, बड़ा बेटा चले गए पूना। आगे बढ़ते हैं, अब आए छोट छोट नूनू के बाद। ठीक है, उनके छोटे बेटे की बात। जो उनका छोटा बेटा था वो भी कम नहीं था, उसी तरीके से पढ़ने में तेज। 12वीं पास करते करते आईआईटी में वो आईआईटी क्रैक कर लिया, और आईआईटी करने के बाद रुड़की से, आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग पास करते करते किसी अमेरिका की कंपनी उनको उठाकर अपने देश अमेरिका ले गई, जहां पर उनको खूब सारे पैसे मिले। ठीक है, तो जो उनका छोटा बेटा था वो आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई करते करते पढ़ाई के बीच में ही एक अमेरिका की किसी कंपनी ने उनको हायर कर लिया, खूब सारा पैसा दिया। अब वहीं पर रहकर किसी बड़े आदमी की बेटी से वो प्रेम का लव मैरिज कर ली, और लव मैरिज करके वहीं पर अपना घर वगैरह बसा लिया। अब विमल बाबू जो हैं, अब देखिए पूना चला गया है, बड़ा बेटा पूना चला गया, ठीक है, छोटा बेटा अमेरिका चला गया, है ना। मतलब पूरी तरह से जो एक माँ बाप सपना देखता है कि मेरा बाल बच्चा सेटल हो जाए, उसी तरीके का सेटलमेंट इनको मिल गया। ये संतुष्ट होना चाहिए था इनको जीवन में, लेकिन देखिए आगे कहानी में क्या होता है। ठीक है, अब क्या है कि विमल बाबू जो है, दोनों बेकत मतलब पति और पत्नी, बड़ी खुशी बड़ी खुशी हुई उन लोगों को कि मेरा बड़ा बेटा है, सो वो भी नौकरी लग गया, छोटा बेटा भी नौकरी लग गया। अब वो सोचते हैं कि बस अच्छा है कि दोनों की जिंदगी जो है वो संवर गई, है ना। कि हमारा हमारा जिंदगी, हमारा जो जीवन है, मतलब हम दोनों पति पत्नी के जीवन जो संवर गया, क्योंकि दोनों, उनका जो बेटा है वो क्या हुआ, सेटल कर गया। ठीक है, अब सेटलमेंट हो गया, सेटल कर गए हैं दोनों बाल बच्चे, तो खुशी तो होगी ही। लेकिन अब देखिए आगे क्या होती है। अब आगे हुआ ये कि विमल बाबू जो है वो रिटायर कर गए, और रिटायरमेंट पे खूब सारा, अरे बड़े अफसर थे तो खूब सारा पैसा कौड़ी मिला, और एक बहुत बड़ा बंगला भी मिला, एक बंगला खरीद लिए। रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट में खूब पैसा मिला, और उस पैसे से वो क्या किए, एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिए। कहाँ खरीद लिए, रांची शहर के वीआईपी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा बंगला, उसमें 7-8 रूम है ना, चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा पचरी है। पचरी को क्या उसको कहेंगे कि क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दीवार है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा पचरी है, बाउंड्री है, बाउंड्री, अभी एक शब्द आया कि बहुत बड़ा बड़ा बाउंड्री ही, चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है ना। भीतर जो है एक बहुत बड़ा फूल का बगीचा है, और मतलब जिस तरीके से सर्वेंट क्वार्टर वगैरह में था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप उनको भी फूल का बगीचा वगैरह मिल गया। अब विमल बाबू की गृहिणी जो है नियोति, है ना, उनका नाम नियोति, उनको भी पसंद हो गया, है ना। ये बंगला देखे, इतना इतना बड़ा बंगला देखी तो उनको भी खुशी हुई, और बहुत मतलब ये देखकर पसंद कर ली कि यार अच्छा, बहुत अच्छा है, सुंदर है। और अब हुआ क्या कि वो लोग बोली क्या कि चलो यहीं पर हम लोग अपना जीवन बचाएंगे, बिताएंगे। यहाँ पर किसी तरीके के कोई काय कुचुर नहीं है, मतलब किसी तरीके की परेशानी नहीं है, किसी तरीके का हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई हड़ हड़ कच कच न खाए,
शांति है, शांति है ना, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। अब लेकिन हुआ क्या कि यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद उनका जो मन का जो भ्रम था ना कि यहाँ पर सुख शांति से रहेंगे, अब जिस आदमी को सुबह शाम 4 लोग 10 लोग मिलते रहे, वो लोग शांति में रह पाएंगे क्या? वो 2-4 दिन का भ्रम है। तो वो भ्रम इनका जो है टूटने लगा कि इतने ही थोड़े ही दिन के बाद उनका जो भ्रम था वो टूट गया। जो यही घर की जो सुख शांति थी उनको काटने के लिए दौड़ने लगा, है ना? इतने दिनों से, है ना? घर वगैरह क्या होता था? भरा हुआ रहता था, हमेशा चहल-पहल रहती थी और हमेशा आस-पास लोगों से घिरा हुआ आदमी, है ना? अचानक से वो जब अकेले हो गया, तो उसने पाया कि यार सुबह से शाम तक मेरे पास लोग रहते थे, है ना? आस-पास सभी लोग भरे हुए रहते थे और अब क्या हो गया है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है? और उनको ये महसूस होता है कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता है ना? और धीरे-धीरे वो मन को बिज़ी रखने के लिए कोशिश करते थे कि मन को बिज़ी रहे रखें किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई काम भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर किस तरीके से अपने मन को बहलाएँ, है ना? इस सुनसान घरे एकाए रहते मनवा उब गेलन तो बेटवन के चिट्ठी लिखला जे एक बार आई के देख जा। अब क्या हुआ कि अब तो दादा-दादी तो और ऊपर से माँ-बाप भी। अब जब सुनसान घर में कुछ नहीं समझ में आया, अकेले रहते-रहते जब मन ऊब गया, तो उन्होंने अपने बेटों को चिट्ठी लिखी। अपने दोनों बेटों को चिट्ठी लिखी कि एक बार हम लोग को देख तो आओ, मिल लो, एक बार आ जाओ हमसे मिलने और उसी बहाने क्या होगा, अपनी नाती-नातिन को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। और देखिए क्या लिखा होगा यहाँ पर कि तनी नतियन के देखे खातिर आँख टटा है ना? कि अपने पोता-पोती को देखने के लिए हमारा जो आँख है, वो क्या हो गया है? इंतज़ार कर रहा है ना? टटा है, बेसिकली टटा का अर्थ हुआ दुखना, है ना? लेकिन हमारी आँख इंतज़ार कर रही है, आशा लगाए बैठी हुई है ना? कि हम अपने नाती-नातिन को देखेंगे। अब लेकिन उन लोगों को फुर्सत कहाँ? एक तो 7 समुद्र के पार बस गए हैं, है ना? और कहते हैं कि माया में फँस गए हैं। ठीक है कि माया में फंस गए उस लड़की को जो उनकी प्रेमिका है उनको माया वगैरह कह रहे हैं और ढेर टाका पठाए दिलार कहल आरो दरकार परले कहिए। तो वो लोग बोले कि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको पैसा, वो लोग क्या किया पैसा भेज दिए और बोले कि और पैसा चाहिए होगा तो बताइएगा, लेकिन हाँ समय नहीं देंगे, पैसा दे देंगे। अब बड़का लिखे, जो बड़का बेटा था उसने लिखा कि हमारे काम में, है ना, छुट्टी वगैरह तो है नहीं और फिर इसको हमारा बच्चा लोग है, उस छुआ लोग है, उसके स्कूल वगैरह भी जाता है वो लोग। अब पढ़ाई, उन लोग का पढ़ाई लिखाई छोड़ के कैसे कैसे जाए आपके पास? अब हुआ क्या, दोनों दोनों व्यक्ति जो थे, कौन कौन, विमल बाबू और नियति, वो फिक्र में पड़ गए, मतलब चिंता में पड़ गए। अब की सही तो ईटा की भेल, तो ये तो क्या हुआ, अपने कोख से जन्मा हुआ बच्चा, है ना, जिसको इतने जतन से पाले पोसे, उसको मनुष्य बनाए, उसको जीवन जीने लायक बनाए, साहेब बनाए और उस इस समय पर अपने बूढ़े माए बाप को देखने के लिए उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है। ये सोच रहे हैं ये लोग कि आखिर हम लोग के जीवन में और क्या बचा बसा है? बाल बच्चा के लिए ही तो जीवन अपना हम लोग लगा दिए, उसी के लिए जिए, उसी के लिए खाए, उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए और अब इस समय पर, उम्र के इस पड़ाव पर जहां पर हम बूढ़ा हो गए हैं, उस समय हमारे बाल बच्चों को हमारे लिए समय नहीं मिल रहा है ना? जीवन के सायकाल में, मतलब जीवन जीवन के ये जो अ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर, है ना, ये जो सोना जैसा पिंजरा है, ये जो बंगला है, ये सोना का पिंजरा जैसा लग रहा है, जेल खाना जैसा लग रहा है, किस तरीके से हम लोग कैद हो गए हैं इसमें, है ना? तो अब यहाँ पर उन लोगों का कहना है कि खाली पैसा सुख ना हो पाए, सिर्फ पैसा ही सुख नहीं होता है, सुख पावे खातिर और हो कुछ चाहिए, सुख पाने के लिए और भी कुछ चाहिए और ईटा विमल बाबू पहिल बैर बुझे पारला।
अब देखिए लेखक किस ओर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर, विमल बाबू के चरित्र को भी बता रहे हैं कि जीवन उन्होंने, चूंकि गरीबी गरीबी से निकले थे, तो जीवन उन्होंने क्या किया, सिर्फ पैसे कमाने में बिता दिया और बाकी परिवार से उतनी नजदीकियां उस समय नहीं रही। हालांकि अपने बेटों पर पैसा वगैरह खूब खर्च किया। उनको पहली बार जो लगता था उनको कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उनको पहली बार महसूस हो रहा है कि जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा ही जो है वो सुख नहीं होता है, सुख पाने के लिए और भी कुछ चाहिए। ये विमल बाबू को पहली बार समझ में आ रहा है ना। इतना बड़ा घर, बरामदे में आराम कुर्सी में बैठ बैठ कर थक गए, मन उदास रहने लगा, है ना, कि जैसे जीवन में कुछ और, है ना, सारा रस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नियति भी जो उनकी पत्नी है वो भी गुमसुम उदास रहने लगी। उनकी जो गृहस्थी है उनमें कितना चहल पहल रहता था, हमेशा लोग रहते थे, और अब पूरे तरीके से सुनसान हो गया है ना। अपने अपने धीरे धीरे वो क्या करी, अपने ही भीतर मन की बातें अपने मन में ही रखने लगी, वो गुमसुम रहने लगी। ठीक है। अब उनको मन मन पर एक उनको याद आने लगा कि अपन बेटा पुतोह की, किसको याद आने लगी, अपने बेटा पुतोह की याद आने लगी कि नाती नतनी दूगो छुआ, मतलब नाती नतनी दूगो बाल बच्चा ई अंगना में अगर दौड़ते तो कितना अच्छा लगता, कितना गहगम गहदम लगतल, कितना खुला खुला, कितना हल्ला वगैरह लगता, कितना भरा पूरा लगता ये सब। और ये सब सोचते सोचते क्या है, उनके आंख से आंसू बहने लगे। और जब आंख से आंसू देखे, कितना अच्छे, कितनी क्या, मतलब आप समझिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है लेखक की, आंखी की लोर टिपके लागल और नजर तरे धुंधुर सूझे लागल, मतलब आंख आंख से लोर क्या हुआ, आंख से आंसू बहने लगा, और जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, धुंधला दिखाई देने लगा, कोनो काम करे कि मन ना करे, तो किसी भी काम में उनका मन नहीं लगने लगा नियति का। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक उनका नौकर था रामू। तो एक पात्र हमें मिलता है वापस से, रामू, जो उनका नौकर था और उन्हीं के सेवा टहल में लगल रहता था, लगा हुआ रहता था, उन्हीं की सेवा वगैरह में लगा रहता था, उनकी सेवा करता था। अब जो रामू है वो बहुत बचपन से ही, है ना, बहुत ज्यादा बचपन से, मतलब बचपन से ही उनके घर में रहता था। ठीक है। इन्हीं के घर का नमक खाया और इसी नमक के कर्ज को अदा करने, या तो उसी नमक के भार के तले वो दबा हुआ था। ठीक है। लिखा हुआ है कि ई घर एक नून खाइल हल और नूने चापे चताइल हल, मतलब उसी नमक के भार के तले, उसी कर्ज के भार के तले वो दबा हुआ था। मतलब वो आभारी था कि आपने मुझे बचपन में पाला पोसा। ठीक है। अब ये जो गरीब था, ठीक है, गरीब, उसके मन में किसी भी तरह का छल प्रपंच कुछ नहीं, खूब सेवा करता था, दोनों दोनों पति पत्नी का खूब सेवा करता था रामू। लेकिन अब क्या हुआ, अब बड़ा हो गया, सयान हो गया, अब जवान हो गया, 21 बरस का हो गया। तो अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि रामू बचपन से रहता था, अब कितने वर्ष का हो गया है, 21 वर्ष का हो गया है। ठीक है। कहानी में जहां पे जो चीज दर्ज है वो है 21 वर्ष। तो रामू जो है अब 21 वर्ष का हो गया है। कहाँ चला गया, हाँ, एक छोटे से टूअर के, टूअर मतलब जिसके माँ बाप मर जाते हैं, जो अनाथ हो जाता है, टूअर मतलब अनाथ। तो एक उसके माँ पिताजी मर गए थे, किसके, रामू के। तो एक टूअर के अपन घर एक बेगत रकम ओकरा मानत, अपने घर के आदमी जैसा उनको मानते थे ये लोग, है ना। अब क्या हुआ कि विमल बाबू क्या किए कि इसकी शादी के लिए, अब चूंकि जवान हो गया था, इसकी शादी के लिए एक सुशील बेटी देखकर, गरीब सुशील बेटी देखकर, है ना, रामू की शादी करवा दी। और उन्होंने कहा कि अब जो है तुम लोग दुयो बगैर, मतलब दोनों लोग पति पत्नी, जो रामू और उसकी पत्नी, वो लोग कहीं और नहीं, सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, उनके साथ ही रहेगा। कहाँ पे, वीआईपी कॉलोनी में जो बंगला खरीदे हैं उसी बंगले में ये लोग भी रहेंगे, रामू और उसकी पत्नी
किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमर बेटा रकम, है ना, ये मेरा बेटा बन के रहो तुम, हमारा अपना बेटा छोड़ दिया हमको, तुम हमारा बेटा बन के रहो, ठीक है। और इसी तरीके से शादी के बाद जब उन्होंने कहा कि तुम हमारा बेटा बन के रखो, अपनी पत्नी के साथ रहो, यहाँ पर दोनों पति पत्नी हमारे साथ रहो, हमारा बेटा बन के रहो, तो वही हुआ। शादी के बाद ले आन करके रामू अपनी नई नवेली दुल्हन को, बहुरिया को ले आए, कहाँ पर, बंगला में, है ना। अब इतना बड़ा घर, गरीब की बेटी, इतना बड़ा घर देखकर, एते बोड़ घर तकर चकर मकर, उसका चकाचौंध, है ना, उसका चकाचौंध देखकर बहुरिया गौरी, उसकी पत्नी का नाम क्या था, गौरी, ठीक है, रामू की पत्नी का नाम गौरी। अब रामू की पत्नी जो है, इतना चकर मकर, इतना बड़ा बंगला, इतना चकाचौंध, इतना लाइट वगैरह देखकर वो क्या होगी, भकचुकाए, है ना, चौंक गई, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गई। बेचारी गरीब, इतना बेचारी गरीब, इतना बड़ा बंगला कभी तो सपना में भी नहीं देखी थी। 2-4 दिन के बाद ही अ, अ, 2-4 दिनों के बाद ही ये इस घर को समझने लगी। और घर, नियति जो है, नियति के घर में पायल के छन छन और चूड़ी के खन खन से जैसे घर में जो उदासी पहले आ गई थी, वो क्या हुआ, वो भाग गया। नियति को जहां पर काम करने के लिए एगो काम वाली मिल गई, वहीं पर बात करने के लिए एक बेटी भी मिल गई। देखिएगा, नियति को जहां पर काम करने के लिए काम करने वाली मिल गई, वहीं पर बात करने के लिए एक बेटी भी मिल गई, विमल बाबू। अब विमल बाबू को सुबह सुबह एकदम गरम गरम चाय, नहाने के लिए गर्म पानी, समय एकदम समय पर मिल जाता था। पहले एक पहली बार, अब उनको तो अपनी बहू से कभी ये सुख तो मिल पाया नहीं। अब पहली बार, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि कितना ज़हीन होता है लेखक, कितनी एक शब्द कितना महत्वपूर्ण बना देता है कहानी को, कि पहली बार बैर, मतलब सिर्फ यहीं से पता चल जा रहा है कि उनकी जो बहुएं थी, वो कभी, मतलब पूरे जीवन में तो पहले वो जो छोटा बेटा है वो तो प्रेम विवाह कर लिया, तो कभी छोटी बहू को देख नहीं पाए। बड़ी बहू को देखे, पर कभी उनसे जो बहू का है, जो पुतोह का है, वो सेवा नहीं ले पाए। तो पहली बार पुतोह रकम सेवा पाए के दुयो बेकत गदगद हला, मतलब पहली बार अपने बहू जैसी सेवा करके, जो अपनी बहू करती, वो रामू की पत्नी कर रही है, और उसमें भी कोई जरा सी लेश मात्र भी, जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। वो अपना ही सास ससुर जैसा वो उसको सेवा कर रही है, और दोनों व्यक्ति पहली बार अपने बहू का सेवा पाकर वो गदगद हैं। जो सेवा उनको अपने कोख से जन्मे हुए बेटा बहू ने नहीं दिया, वो इस वक्त कौन दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं। नौकर और मालिक के जो नौकर और मालिक के बीच में जो फर्क था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बराबर होने लगा, है ना, दोनों बराबर होने लगा। उसके बाद देखिए, अब हुआ क्या कि गरीब गरीब रामू और गौरी को इतने बड़े घर में जीवन का एक सहारा मिल गया, साथ में ही विमल बाबू के उदास परिवार को एक संगी मिल गया, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है, इसी तरीके से 2 बछर बीते लागल। संभवतः देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं पता कोठा में, लेकिन अन्य जो हिंदी वगैरह के जो विषय हैं उसमें भी पूछते हैं। तो अब 21 वर्ष का था रामू, अब 2 वर्ष और बीत गए, तो अब हो गया रामू 23 वर्ष का। तो अगर कहानी में दर्ज है कि कहानी में कहा कितना दर्ज है, तो आप 21 वर्ष लगाइएगा, लेकिन आप कहिएगा रामू कहा कितने वर्ष का हो गया, तो 23 वर्ष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो दो बरस बीत गए, है ना। विमल बाबू का जो बेटा पुतो है, एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। अब चिट्ठी पत्री भी जो है वो लोग कम करने लगे, है ना, वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप को भूल गए। माँ का मन था, उनकी माँ का मन था, लेकिन क्या करती, आसरा देखते देखते उनका आंख जो है रोने लगा। आंख मतलब अब आसरा देखने का भी मन नहीं करने लगा, आशाहीन हो गए। और इसी तरीके से क्या हुआ, एक दिन वो
जोर जोर से रोने लगी, फपक फपक के कांदे लागल, है ना। जब जोर जोर से चिहाड़ चिहाड़ के जब लोग रोने लगते हैं तो अपने अपने बाल बच्चा को मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रही है नियति, और मिस करते हुए वो क्या कर रही है, वो जोर जोर से रोने लगी। और विमल बाबू तुरंत उनको फटक गए, है ना, फटकार दिए उनको। अरे छोड़ो, भूल जाओ सब बेईमान सबको, वो सब भूल गया तो हम भी उसका क्या है, बाप है ना। हम भी आन पर आ गए हैं, अब हम भी भूल जाएंगे, ठीक है। और आग, ये बोलते बोलते उनका आंख डबडबा गया। सोचो कि माँ बाप कितनी मेहनत से पाले पोसे, और अब इस बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा नहीं बन पाया। तो ये बोलते बोलते उनका आंख डबडबा गया। मुझे मुझे रोना आ जा रहा है अभी। मुझे मेरे रोने खड़े हो गए। तो उनकी आंखें डबडबा गई, और रुमाल से क्या पोछ आंख पोछ लिया, है ना। और वो कहते हैं कि आपन आपन किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, जीवन जीवन में, इस जिंदगी में कोई भी किसी का नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होती है, आगे क्या होता है कहानी में। अब विमल बाबू जो थे पुरुष थे, पुरुष आदमी, है ना। इनका कलेजा जो था थोड़ा बड़ा था, हो सकता है भूल भी जाए। लेकिन नियति तो माँ लगती है ना, उनका कलेजा फटने लगा। दिन एक भूख दिन का भूख और रात की नींद उनकी खत्म हो गई। रात भर नींद नहीं आने लगी, भूख नहीं लगने लगा, मन मतलब रहता था, उदास रहने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे के वो क्या होगी, बीमार पड़ने लगी, है ना। मन उनका उदास रहने लगा, तो बीमार पड़ गई। कितने, ना जाने कितने डॉक्टर को दिखवाया, कितना कहाँ कहाँ नहीं दिखवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जो और ये गौरी थी, जो उनके सेवा में रात दिन एक करती थी। दवाई दारू, है ना, दवाई देना है, उठाना बैठाना है, पर पैखाना, साफ सुथरी, मतलब इतना वो करने लगी, लेखक कहते हैं कि जितना कोई बेटी भी नहीं करती। तो अब हुआ क्या, माँ बीमार पड़ी, तो बेटा सबको फिर से खबर भेजा गया कि आओ, माँ का मुंह देखना है तो एक बार आ जाओ, है ना। नहीं तो मतलब आखिर अब लग रहा है उनको कि विमल बाबू को कि ये तो हमारी पत्नी मर जाएगी, तो चलो बेटा लोग को कह देते हैं कि आना है तो आ लो, ठीक है, कि आखिरी बार अगर अपनी माँ का मुंह देखना है। लेकिन कोई भी नहीं आया। हाँ, एक चीज वो लोग किए कि दोनों जो हैं वो मनी ऑर्डर भेज दिए वहां से। अब जो मनी ऑर्डर आया, जो पैसा आया, वो विमल बाबू क्या किए, बोले वापस लो, तुम्हारे पैसे के लिए थोड़े जी रहे हैं भाई, आओगे ही नहीं तुम, हम पढ़ा लिखा कितना बड़ा किए। हाँ? तो उन्होंने क्या किया, मनी ऑर्डर क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। महीना दिन बीत गया, है ना, धीरे धीरे नियति जो है, और मतलब दोनों की स्थिति खराब होने लगी। अब एक दूसरे की सेवा वगैरह करते थे जिस तरीके से चल पाता था, ठीक है। लेकिन हुआ ये, अब उन्होंने ये उनके पीछे जो है, रामू और गौरी जो है, इन दोनों के पीछे पूरा अपना जी जान लगा दिए, उनको संभालने में, उनकी सेवा करने में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग ठीक भी हो गई, ठीक। तो नियति कहती हैं कि धन्य है भगवान, है ना, कि भगवान धन्य है कि ये दोनों जो है हमारे नौकर और नौकरानी नहीं, हमारे पूर्व, मतलब हमारे इससे पहले जन्म के छुआ लागत, ये सब हमारे नौकर नौकरानी नहीं है, ये हमारे इससे पहले जन्म के बच्चे हैं, है ना। उनके इससे हमारे पहले जन्म के बच्चे हैं। तो अब क्या हुआ कि जिनकी वजह से, है ना, जिनके सेवा की वजह से विमल बाबू भी खाटी से उठ के कुर्सी पर बैठने लगे। तो ये जब बीमार हो गए दोनों व्यक्ति, तो इनकी सेवा में कौन लगा, रामू और गौरी, जिनकी वजह से ये लोग वापस ठीक हो गए, और विमल बाबू भी खाटी से उठकर कुर्सी पर बैठने लगे। इसी तरीके से ऐसने में दिन महीना खरके लागल, मतलब इसी तरीके से महीना और दिन बीतने लगा। इस अब गौरी जो है, गौरी को
एखन गौरी कोरा एगो फूल फूटल। मतलब गौरी जो है वो प्रेग्नेंट हुई, वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसी तरीके से एक बच्चे की माँ बननी से बंगला में कोहा कोहा होवे लागल। मतलब बच्चे बच्चे जो करते ना, बच्चे जो रोते हैं, है ना, कोआ कोआ करके, तो बच्चे इस बंगले में क्या होने लगा, उस बच्चे की जो है वो गूंज होने, उसकी आवाज की गूंज होने लगी। नियति खुश हुई, है ना, कि जो कि इस सुनसान बंगला में एक फूल तो फूटा, कोई तो बच्चा आया, है ना। और छुआ मतलब बच्चा जो है पैर हाथ पटकने लगा और खुल खुल के हंसने लगा। नियति बस देख देख कर, है ना, और बस देख देख के खुश होती थी, और खूब मजा आता था उसको, बस देखती थी और रीझ जाती थी। इसी तरीके से क्या हुआ कि अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते उस अंगने में उस आंगन में दादा बाबा बोलते बोलते वो है कि जहां पर बैठे रहते थे विमल बाबू, उसी के कुर्सी के आसपास वो घूमने लगा, बच्चा घूमने लगा, गौरी और रामू का बेटा, है ना। दादा बाबा करते करते हुआ क्या, एक बार एक बार गिर गया, है ना, और गिर गया तो विमल बाबू दौड़ गए उनको उठाने के लिए, उसको तो उठाने के लिए। अब हुआ क्या, अब उसका उनका जो एक धोती था, है ना, देखिए, उनका नील दिल झकझकिया धोती कुर्ताटा धुराय गड़ाई गई। अच्छा, वो बच्चा गिर गया तो उठाने के लिए दौड़ गए विमल बाबू, जिसकी वजह से उनका झकझकिया धोती कुर्ता, है ना, एकदम पूरा एकदम टिप टॉप, वो सफेद एकदम झकझक चमके, तो उस तरह का धोती कुर्ता जो है वो धूल में गड़ा गया, मतलब धूल में मिल गया। अब क्या हुआ कि ऐसा देखी गौरी, और वो ठठक गई, वो डर गई कि अरे बाप, मालिक क्या कहेंगे, है ना। तो वो बोलती है कि बाबू छोड़ दहा, बड़ी शैतान भय गेल, तोहर धोती टा गांज देलो, है ना, कि आपका धोती क्या है, खराब कर दिया, बहुत बदमाश हो गया है। विमल बाबू का प्यार से झिड़क दे। विमल बाबू ने उनको प्यार से कहा, अरे नाय रे बोखी, छुआ भगवान हुआ है, फूल रकम पवित्र, एकरा हमर संग खेले दे। और क्या हुआ, वो कहे नहीं रे पगली, है ना, छुआ जो बच्चा है वो भगवान का भगवान जैसा होता है, फूल एकदम फूल जैसा पवित्र है, इसको मेरे साथ खेलने दो, ठीक, इसको मेरे साथ खेलने दो। और खेलने में उसी उसी साथ खेलने लगे विमल बाबू, और खेलने में इतना मशगूल हो गए कि वो भूल ही गए कि वो अपने बस का, अपने वंश का नहीं है, वो दूसरे का बच्चा है, हमारे आप उसके उनके अपने परिवार का नहीं। तो ये भूल गए। आगे वो कहते हैं, आप अपना और पराया, अपन आर पर तो अपन मने भीतरे उपजल बेथा, कि ये अपना और पराया जो है वो हमारे मन का उपजा हुआ व्यथा है, ये कोई बना के नहीं भेजा अपना और पराया, हम ही बना देते हैं, हमारे मन की उपज है। ये अपना और पराया जो है, ये अपने मन के उपजा हुआ, अपने मन के भीतर उपजा हुआ व्यथा है, जो अपने काम आए, है ना, जो अपने काम आए वही अपना है, जो सुख दुख में अपने काम आए वही अपना हो, और जो सुख दुख में काम ही ना आए वो कैसा अपना, है ना। यदि दुखे सुखे कभू काम में ना आए लागल, सेटा वो कैसे ना अपन। तो पूछते हैं कि आखिर ये अपना और पराया का जो भेदभाव है, वो मन का उपजा हुआ भेदभाव है, जो कभी अपने काम ही ना आए, अपने सुख दुख में काम ना आए, वो अपना कैसा, है ना। अब विमल बाबू जो है, दोनों व्यक्ति, विमल बाबू नियति ओसरा मतलब बरामदे में बैठे हुए थे, गौरी उनको नाश्ता और चाय देने के लिए आई, है ना, और रामू भी अपने घर के काम में मशगूल था, और जो नुनुआ मतलब बच्चा बच्चा वहीं अंगना में खेल रहा था। चाय की चुस्की लेते हुए नियति कहती है, बेचारा गरीब, ये सब हमने के कते सेवा करा, मतलब बेचारा गरीब, ये लोग हम लोग का कितना सेवा करता है। हाँ रे, इनका सेवा का दाम हम इन की दिए पारब, सही, इन लोगों की सेवा का दाम हम कितना दे पाएंगे। अबरी हामिन गाछे पाकल आम भई गए, कखनो टिपक जाए पारो, तो कि ई सबके कर्जा लेके जाए। तो कहते हैं कि हाँ, आखिर इन लोगों के सेवा का दाम तो हम लोग कभी नहीं दे पाएंगे। अब हम लोग क्या है ना, पके हुए आम की तरह है, बूढ़े हो गए हैं, कभी भी टिपक टपक सकते हैं,
कभी भी मर सकते हैं। तो क्या हम लोग इन लोगों का कर्जा लेकर जाएंगे? है ना? ये विमल बाबू कहते हैं। तो नियोतित कहती है, तो कुछ काहे ना कर दे, है ना? तो आप कुछ क्यों नहीं कर देते हैं? विमल बाबू उदासी, विमल बाबू जो है, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलत है शायद। हाँ, विमल बाबू अब एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, हाँ कुछ तो करे ही है वक्त, है ना? कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन, एक दिन इसी तरीके से क्या हुआ, दोनों गंभीर हो गए सोचते सोचते, और बहुत विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिए। एक दिन वकील को बुलाया, वकील डाइक के मतलब बुलाकर, डाइक मतलब बुलाना, अपन संपत्ति के वसीयत कर दी। एक दिन वकील को बुलाए और अपने संपत्ति का वसीयत कर दी। आधा संपत्ति, आधा जो संपत्ति है वो मरल बाद, मुरल हो गया मरल बाद, मरल बाद एगो धार्मिक ट्रस्ट के हाव और आधा रामू के। उन्होंने अपने संपत्ति को दो भागों में बांट दिया, एक भाग किसी एक धार्मिक ट्रस्ट और दूसरे भाग रामू को दे दिया, है ना? उन्होंने क्या कहा कि इनका कर्ज हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वसीयत लिख दिया, और वसीयत में आधा अपने अपने जायदाद का, अपने संपत्ति का आधा हिस्सा एक धार्मिक ट्रस्ट को दे दिया और अब आधा दे दिया रामू को। अब आज विमल बाबू का मन एते हलुक भाई गेल, आज विमल बाबू का मन हल्का हो गया, जैसे जिंदगी कते बोड़ भार मुंह से नाइब गेल। मतलब जीवन का कितना बड़ा भार जो है वो सर से उतर गया। अपन खुशी से भैर से छौआ टा संग छौआ भाई के खेले लागल हत और खटखटाए के हंसे लागल हत। मतलब आज अपनी खुशी से भर के, है ना, बच्चे के संग बच्चा होकर खेल रहे हैं और खटखटा के मतलब खिलखिला के हंस रहे हैं। आज इतने दिन के उदासी टूट के सब दुख भुलाए गए। आज इतने दिनों से जो उदासी थी वो सब टूट गया और अपना दुख वो भूल गए, जैसे उनकर हेरायल हंसी फिर फिर घूर आयल है। मतलब जिस तरीके से आज सभी दुख वगैरह टूट गया उनका, भूल गए, और उनकी उदासी टूट गई और सभी दुख को भूल गए, जैसे उनकी खोई हुई हंसी आज बहुत दिनों के बाद वापस आ गई। बहुत ही मार्मिक कहानी थी ये, हेराइल हासी। ठीक है, ये आपके माध्यमिक शिक्षक, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। इस सिलेबस में लगा हुआ है, चूंकि एक एक लाइन थोड़ा पढ़ पाना मुश्किल है और उसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। एक एक लाइन पढ़ पाने में होगा क्या, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि परिचय, बाकी सारी परिचय वगैरह भी इसमें अच्छा खासा समय लिया हुआ है। हाँ, जैसी भी लगी कहानी, एक्सप्लेनेशन जैसा लगा वो भी ध्यान बताइएगा कमेंट में। बहुत ही मार्मिक कहानी थी। अब मैं क्या कहूं, इसमें ज्यादा बोल नहीं सकता, अभी मैं खुद ही भाव विभोर हो गया हूं बताते बताते। और जिस YouTube चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे थे वो अखरा YouTube चैनल है। अगली कहानी हम लोग फिर अगली वीडियो में देखेंगे। अगली कहानी का नाम है उदासी। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस से विनम्र आग्रह है, और लोगों तक भी पहुंचाइए। झारखंड माध्यमिक शिक्षा के खोटा सिलेबस की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।